अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको सवालात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल वगैरह का। ये जबील साहब वाली किताब है। सवाल है परवाज एंड कंपनी से। सबसे पहले एग्जाम्पल वन देख लो मुझे। सबसे पहले रिक्वायर्ड देगा कोई रिक्वायर्ड प्रीपेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल on the basis of following methods: state line, unit of activity and declining balance asset। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है इसमें। ये परवाज एंड कंपनी ने जो है वो वो एक फैक्ट्री मशीन ली 1,80,000 में, January 1st 2004। January 1st 2004 का डेटा डालते जाओ। 1,80,000 machine this. The machine is expected to have a salvage value of 40,000। सेल वैल्यू। अच्छा अच्छा, अब हम यहीं पे निकाल लेते हैं। इसका मतलब है इसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो 1,80,000 में से 20,000 1,60,000 हो जाएगी। पहले निकाल लेते हैं, आइडिया हो ना कि यही होता है मशीन। यूजफुल लाइफ है 4 साल। और इसके एक्सपेक्टेड जो नंबर ऑफ आवर्स है, चाहिए वही सवाल है जो और कुछ देर पहले कुछ भी रहते हैं कि किस तरह लिखा हुआ है। तो 1,60,000 आवर्स है जो कुछ इस तरह होंगे। ईयर्स और आवर्स, ये एक्सपेक्टेशन 2004, 5, 6, 7। 2004, 2005, 2006, 2007, 40,000, 60,000, 35,000 और 25,000। इस तरह के ये सब रेट बने। अब ये कह रहे हैं कि आप इसको शेड्यूल बनाए, उसका डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाए। अब डेप्रिसिएशन शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि किस तरह बनाते हैं हम लोग। अब यह डाल देते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं और डेप्रिसिएशन डाल देते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डाल देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस डाल देते हैं। साथ में आप एक कैलकुलेशन डाल सकते हैं, बीच में किसी भी जगह डाल दें, इस जगह डाल कैलकुलेशन। अच्छा, कैसा है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे होते तो हर साल में एक ही तरह का डेप्रिसिएशन होता है। ये आप कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन जो है इसकी वर्किंग यही हो गई। 1,60,000 थी, यूजफुल लाइफ 4 साल थी।
चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर इंसान में अगर मैं करूँगा सवाल तो इसको इस तरह करता है। ये तो मैंने वर्किंग के तौर पे किया था ना यहाँ पे, एप्रिसिएशन की बजाय अलग अलग हर जगह वर्किंग दिखाने के एक ही जगह वर्किंग दिखा दो जो बात। कंप्यूटेशन ऑफ depreciation expense straight line कॉस्ट 1,80,000 करते हैं कि हम 1,60,000 को तकसीम कर देते हैं 4 से। तो ओपनिंग बैलेंस कितना होता है? 1,60,000 हो जाता है। डेप्रिसिएशन क्या है? हर साल का 40,000 हो जाएगा पक्का, चारों साल यही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। कंपोजिशन की खैर जरूरत नहीं, कंपोजिशन हमने नीचे दिखा दी। ये करता है कि हम इस प्रकार में यहाँ बोला मैं दिखा देता है इसके यहाँ पे वर्किंग वन ऐसी वर्किंग उसको देखना खुद ही। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन पहले साल गैप नहीं होता, दूसरे साल में ये पूरा जमा हो जाता है। यानी पहले साल 40, दूसरे साल 80, तीसरे साल 120 ही जमा होता जा रहा है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है कि आप इसमें से ये निकाल देते, बल्कि डेप्रिसिएशन निकाल देते तो उसको क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अगर इसकी नेट बुक वैल्यू निकालो, इसको मैं भी लिख सकता हूँ वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो उसके यहाँ पे आ जाती है। ये वैल्यू कुछ यहाँ पे तो दफा हमारे पास एक साल के बाद। और अच्छा इसको मैं सोच रहा हूँ इस जगह जब आपसे बात कर रहा हूँ मैं 1,60,000 1,80,000 कर देते तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? तो खुद ब खुद हम यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास ये बता, रेजिडुअल वैल्यू या सैलवेज वैल्यू खुद ब खुद ये बच जाती है आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड मेथड से। एक के लिए देखिए इसने किस तरह इसने इस सॉल्व कैसे करा हुआ है। अच्छा इसने इस तरह डेप्रिसिएशन बस वो साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। और ज्यादा आसान कर दिया, नॉट बैड। सिर्फ मेरे ख्याल है सिखाने के लिए था, इस साल के लिए है ये। सही है, चलेगा इसमें जिस तरह इसने लिखा है इसके। अच्छा अगला वाला है यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड। जिसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और अब है यूनिट ऑफ एक्टिविटी। मुझे लगता है कि अब इसमें हमें वो डालना पड़ेगा, वर्किंग डालनी पड़ेगी। और वर्किंग को थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई हर्ज नहीं अगर इसको वर्किंग को थोड़ा सा बढ़ा भी लिया जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखे आ जाए। अब अपनी वैल्यू क्या है हमारे पास?
और ये जो बची है ना आपके पास डेप्रिसिएशन, ये तो आपके पास चले वही आ गई 1,80,000 रुपये इसका एब्सोल्यूट करके हटा आगे डेप्रिसिएशन उठाना है। अच्छा ये है यूनिट्स यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड चल रहा है। इसके बारे में नाम लाऊं चालू पुस्तक कॉस्ट 1,60,000 ये बन गया। अच्छा अब ये है यूनिट्स यूनिट्स टोटल यूनिट्स कितने हैं बाय द वे डाले थे ना हमने इसको और आधा टोटल यूनिट्स होंगे इसके 1,60,000 ही होंगे। ठीक है टोटल 1,60,000 तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितना हो गया 1 रुपया का हो गया। यानी 1,60,000 डिवाइड बाई 1,60,000 ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ये है डेप्रिसिएशन जो है तो सवाल की नोयत के हिसाब से हम अपनी वर्किंग चेंज कर लेते हैं। रुपीज पर वन पर यूनिट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ये हमने डाले हुए थे पहले कि 1,60,000 यूनिट के हिसाब से होंगे। ये हो गया हमारे पास। अब 1 रुपए का ये ना तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ये जवाब आ गया। एकोमेट डेप्रिसिएशन क्या होगा पहले 40 हो गया फिर बुला के साथ 1,00,000 हो गया फिर 35,000 हो गया। इसका टोटल करें इसके ये वाला बैलेंस है ना इसके बराबर आ जाना चाहिए ये बराबर होना चाहिए ये एकोमोडेट होके है ना 1,60,000 फाइनल फिगर और ये सब टोटल मिला के ये रनिंग टोटल एक तक है और आखिरी के नंबर 20,000 में बची है। ये बची है हमारे पास इस तरह का सवाल हो गया। इसको अगर आप देखना चाहें इससे तो मेरा ख्याल है डायरेक्टली वो बस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया वो। अच्छा अब इसके बाद अगला सवाल आता है डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड। इसको दोबारा कॉपी कर ले। दूसरा हमारा खराब ही हो गया। चलो अल्लाह वाला
समझ में तो आ गया ना। रिड्यूसिंग बैलेंस तो मेरा, मैं सिर्फ आपको आमतौर पे था इसमें रेट दिया हुआ होता है आपको, उस जगह पे रेट दिया हुआ नहीं है, खुद निकालना है हमें। रेट अभी ये क्या करना चाहिए, 4 साल में हमने इसको डेप्रिशिएट करना है कि इसकी वैल्यू है, जो 4 साल का मतलब है टोटल 100 है, ये है 4, तो इसका मतलब है 25% आपकी हो जानी चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे मुतमईन नहीं हूँ इस तरीके से, इस तरह से। अच्छा, डबल डिक्लेयरिंग मेथड कह रहा है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह रहा है, डिक्लेयरिंग बैलेंस यूजिंग डबल द स्टेट लाइन रेट। अच्छा 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 अच्छा। सही है सही है, ये रहा है डिक्लेयरिंग द बैलेंस है, और जो रेट है ना जो उसमें स्टेट लाइन में होता है, तो वो डबल, उसको बजाय सिंगल के आप डबल कर दोगे आप इसको। यानी जब ये आप सिंगल कर रहे हो तो ये 25% बनता है, ये स्टेट लाइन मेथड में। तो डबल डिक्लेयरिंग मेथड के अंदर ये इसका डबल हो जाएगा, बुनियादी तौर पे है ना, इसको आप परसेंटेज लिखो यार, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, ये उसकी ही एक वेरिएशन है। आप उस पर एक रेट दिया हुआ था कई बार, तो उसने कहा ये रेट भी जरा आप खुद ही निकाल लो। अब इसमें सिर्फ होता क्या है, अब इसकी जरूरत है नहीं, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन में जाएंगे। ये ₹1 पर यूनिट की भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि 50% नेट वैल्यू हो जाएगी इसका 50%। तो 50% लेंगे 90,000 हो जाएगा, एक डेप्रिसिएशन 90,000 हो जाएगा। अब ये 90,000, अच्छा अभी जो है ये बैलेंस देखो, अभी तक यहाँ पे पोजीशन क्या थी, इस बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता था। जब यूनिट ऑफ एक्टिविटी थी तो ये ₹1 पे निकलता रहता था, ओपनिंग बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। जब जहाँ भी हम निकाला करते थे इस जगह के ऊपर, वही तरह करना है, वही है हमारे पास। तो जहाँ पे हम क्या दिखाया करते थे, ये 40,000 भी इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता था ओपनिंग वैल्यू से, ये 40,000 इंडिपेंडेंट था, हर महीने 40,000 ही होगा। जब हम यूनिट ऑफ एक्टिविटी के ऊपर गए तो इसका मतलब एक्टिविटी से ताल्लुक था, इसका भी ओपनिंग बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। जब हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में गए, जब जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक हिस्सा है, तो उसमें इसका ताल्लुक जो है वो ओपनिंग वैल्यू से है।
हर दफा इसकी परसेंटेज निकलेगी। तो यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर एक खास बात ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कि इसमें रेजिडुअल वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ती होता है, डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू में से ही इसको प्लस माइनस कर देते हैं। ये थोड़ा सा एक वेरिएंट इसमें ये था कि इसमें डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को कहता है। इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग जो स्टेट लाइन मेथड है उसका आप डबल कर देंगे इस पर, तो ये वो बन जाएगा। तो ये हमारा सवाल, ये पहली एग्जाम्पल थी वो हमारी खत्म हुई। दूसरी एग्जाम्पल कर लेते। एग्जाम्पल वन जमील साहब वाली है। एग्जाम्पल टू जमील साहब वाला। On January 1, 2007, जुगनू कारपोरेशन परचेज मशीन 20,000 रुपए के अंदर। अब ये 2007 है। कॉस्ट है इसकी 20,000 रुपए। The machine has an estimated life of 4 years. Salvage value 12,500। नीचे फिर यूजफुल लाइफ दी हुई है। कैलकुलेट वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। 50 शायद यहाँ पे दे दिया, 50% पर एनम के हिसाब से निकाल लो। यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड से वो निकाल लो। डेप्रिशिएबल कॉस्ट साल बाकी है तो ज्यादा का वो कर दिया। 2 लाख है कर, 2 लाख। सालवेज वैल्यू जो है वो ज्यादा बढ़ा दी। 1,87,500 उसकी, फिर इसने एक वैल्यू दिया। अच्छा आसान है देखना तुमने। नहीं, स्टेट लाइन मेथड इसी को कॉपी पेस्ट कर लो ना। ओपनिंग बैलेंस बोला 46,875 इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स। 46,875 जवाब आ जाए हर साल का हो जाए। एक्यूबेट डेप्रिसिएशन जो खुद ब खुद 12,500 आ गया, बस ये जवाब हो गया जी। है कितनी फटाफट हो गई। दूसरा है अल्लाह वाला करे आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओपनिंग बुक वैल्यू कोई 2 लाख रुपए। अच्छा इस दफा ऐसा दिया हुआ है कि अल्लाह वाला करे द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 50% पर है। पहले दिया हुआ था 50%। तो बस ये जवाब आ गया फटाफट, ये एक्सेल का फायदा।
तीसरा मेथड था आपके पास यूनिट्स, उसमें बस ये थोड़ा तरतीब भी चेंज कर दिए। यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमने पहले दूसरे नंबर पे किया था, इस दफा इसने सबसे आखिरी में ले गया। कितने भाई इसके अंदर यूनिट्स ऑफ आउटपुट इसमें कितने का दायरा? अच्छा इसमें टोटल, अच्छा 37,500। ये कितना हो गया? 5 का। इसका अंदर 5 पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब चाहिए ये चेंज हो जाएंगे। 7,500, 8,500, 9,500 और 12,000, और ये जनाब मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2 लाख से शुरू होगा। तो भाई ये आपका डेप्रिसिएशन बन गया खट करके। अब इस किस्म का सवाल आ रही है, इसी तरह के दिए हमें। आगे देखते हैं इसमें अगला सवाल आप कौन सा करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है इसने सवाल के अंदर, एक यहाँ पे अगर कि अगर आगे चल के आपकी यूजफुल लाइफ चेंज हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे? तो नंबर एक, सीधी सी बात है, जो पिछली लाइफ, पिछला वो पीरियड था, इतनी डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो आगे बची हुई है ना, उसी का करोगे, जो भी कुछ करोगे। तो उसको आप नए तरीके से दोबारा कर सकते हो उसको। अब जहाँ पे ये डिस्पोजल के सवाल डाल रहे हैं, डिस्पोजल के सवाल आपको याद है मैंने कुछ करवाए हुए थे। आप सवाल आती है आपको, मैंने वो मिसालें कर दी। अच्छा, इसमें कोई मिसाल नहीं दी हुई, तो लगे हाथ तो मैं आपको थोड़ा सा एक बस व्यू दे दूं आपको। जब भी डिस्पोजल का आप करने जाओगे तो हमेशा याद रखना, ये मैंने एक सवाल करा हुआ है। जब भी डिस्पोजल का आप करने जाओ ना, तो इसका आप एक काम करो, रट्टा मार दो। जैसे 2 का टेबल का रट्टा मारते हैं ना, समझ में जाता है कि सवाल ये है, इसके बाद आप रट्टा मार दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8। रट्टा ये है, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। डेट डेप्रिसिएशन, डेट डिस्क्रिप्शन रुपीज, डेट डिस्क्रिप्शन रुपीज। आप एसेट अकाउंट को जहाँ लिखोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जहाँ लिखोगे, कैश को जहाँ लिखोगे, ये पक्के अकाउंट है। उगा लिखो। जब भी करना होगा, रट्टा मार दें आप इसको। एसेट की जो वैल्यू है वो डेबिट साइड पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी है डेट आप बस करोगे 24, और बस करोगे ये आप 31/12 को कर रहे हो। नॉट नेसेसरी, एजम्पशन है। एसेट हमारे पास यहाँ पे आएगा, बस करो 5 लाख रुपए का।
आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। डिस्पोजल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट करो 2 लाख रुपए का कैश हमेशा, तो उसके अगेन प्रोसीड्स होंगी, प्रोसीड्स कहलाती है ना ये तो। फर्स्ट करो 8 लाख रुपए की, अब अगर गेन हो गया जो ये लग रहा है इस केस के अंदर है, जब भी गेन होगा तो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो आपके साथ इसका मतलब है ये गेन और डिस्पोजल हो जाएगा। कितने का? 5 लाख, क्यों डिफरेंस? अगर मामला इसके बरक्स हुआ, फिर में आपको हुआ लॉस, यानी फर्स्ट करेंगे आपको मिल रहे हैं लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ 3 लाख है, यहाँ पे डेबिट साइड बढ़ गई, इसका मतलब है ये हुआ आपको लॉस, आपको 2 लाख यहाँ डालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल, रट्टा मार दो इसको, जब भी करता हूँ बस ये कर दिया करता, डिस्पोजल अकाउंट की एंट्री बनाते हैं। ये यहाँ पे भी यहाँ पर रट्टा लगाने की कोशिश यही की, समझाने का काम मैंने आपको पहले कर दिया था। अरे ये कुछ अच्छे सवाल दिए हुए हैं इसने। Identify which of the following would be classified as capital expenditure और revenue expenditure। कौन सी एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कैपिटल है, कौन सा है जो रेवेन्यू है। अच्छा मैं आपको दोबारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बता दूं, तो बुनियादी तौर पर जब भी आप कोई कॉस्ट इनकर करते हो, कोई जैसे मैं भी वही कहूंगा कि आप एक बिस्कुट बिस्किट का पैकेट ले, एक समोसा लेते हो आप, 50 रुपए का, आज के जमाने में महंगा हो गया, 50 रुपए का हो गया, 50 रुपए का समोसा लेते हो, तो आपने बेसिकली एक एक यूटिलिटी आपने परचेज की है, जिसको आप खाओगे वो खत्म हो जाएगी वो यूटिलिटी, ठीक है। एक मजा आपने मिल जाए उसमें। अच्छा इसकी जगह अगर आप एक पूरा बिस्किट का डब्बा खरीद लेते, तो वो भी आपने एक मजा खरीदा होता है, बंडल खरीदा होता है। लेकिन ज्यादा इम्कान ये है कि वो जो बिस्कुट का डब्बा होता है वो आप एक पैकेट वो भी खा लेते टिकी पे, बाकी उठा के रखते थे, और वो फिर बाकी चाय के साथ खाते, फिर हो सकता है बचा रह जाता है, बाद में बच्चों को खिला देते, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक चलता। तो जब भी आप कोई खर्चा करते हो, जो भी कॉस्ट इनकर करते हो, जो भी पैसे लगाते हो, आप पैसे खर्च होते हैं आपके, तो आप एक यूटिलिटी का बंडल ऑफ यूटिलिटी आप परचेज करते हो। बंडल ऑफ यूटिलिटी की नोयत बाज दफा ऐसी होती है कि वो उसी वक्त कंज्यूम हो जाता है, और बाज दफा ऐसा होता है कि वो कुछ टाइम लेता है कंज्यूम होने में। अगर वो कंज्यूम होने में टाइम ले ले अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा, यानी आमतौर पे साल, अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, 1 साल से ज्यादा ले ले, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हम कहेंगे उसे कि वो भाई हमारा एसेट बन गया। देखो एसेट भी क्या होता है ना, जैसे हम वही मकान के किराए की मिसाल ले लें, कि मैं जो है एक बिल्डिंग लेता हूँ 10,000 रुपये महीना किराए के ऊपर, ठीक है, और एक बिल्डिंग में खरीद लेता हूँ 1 करोड़ रुपए की, तो वो जो 10,000 रुपये, दोनों सूरतों में मैंने खरीदा क्या है, मैंने उस बिल्डिंग की जो ऑक्यूपेंसी की यूटिलिटी थी, जो मुझे सर छुपाने की, मुझे शेल्टर देने की, मेरा सामान रखने की, मेरे स्टोर करने की, मेरा ऑफिस बनाने की जो यूटिलिटी है, जो अफादा है, वो उसने मुझे प्रोवाइड किया है, रेंट में भी और जब खरीदा जब भी। लेकिन जब मैंने रेंट उसका पे किया, तो वो उसका अफादा मुझे वो मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए मिला था। तो अगर 1 महीने किराया नहीं दूंगा, मुझे वो बोलेगा तो भाई मकान खाली करो, यहाँ से जाओ, घर पे जाओ, शाबाश। और मैंने जब वो मकान बिल्डिंग खरीदी, तो मुझे मिसाल के तौर पर 10 साल के लिए वो उसकी यूजफुल लाइफ है उसकी,
50 साल की भी हो सकती है, उससे भी ज्यादा की भी हो सकती है। तो भैया जी, इसका मतलब क्या हुआ कि, लेकिन जब मैं रेंट देता हूँ तो वो मेरा एक्सपेंस कहलाता है, और जब बिल्डिंग खरीदता हूँ तो एसेट कहलाता है। तो रेंट खरीदता हूँ तो वो एक्सपेंस इसलिए कहलाता है कि उसका जो बेनिफिट है वो बस 1 महीने के लिए था, 1 महीने का किराया था। और बिल्डिंग खरीदता हूँ तो एसेट, इसलिए वो एसेट जो है इसलिए कहलाता है, उसका बेनिफिट 50 साल तक मिलेगा मुझे। अच्छा, एक सवाल तो ये हो गया। अच्छा, एक बात फिर ये कि फिर क्या एसेट जो है वो कब कंज्यूम होके वो किस तरह पहुंचता है? आखिर वो भी तो यूटिलिटी, उसका फायदा भी तो खत्म होता जा रहा है ना आस्ता आस्ता। तो उसका फायदा खत्म होकर एसेट पहुंचेगा डेप्रिसिएशन की शक्ल के अंदर। अच्छा, तो अब सूरत ये है, चार्जिंग पे लगाता हूँ जॉब। अच्छा, सूरत ये है भाई कि अगर कोई खर्चा ऐसा है कि जिसकी जो उसके अगेंस्ट यूटिलिटी मिल रही है, वो एक से ज्यादा टैक्स पीरियड पे, तो वो एसेट कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब कहलाएगा जब वो उसी पीरियड में उसकी तमाम अफादा हमें मिल जाएगा, यूटिलिटी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीनरी। एक मशीन है, यूज करते हैं, तो बिजली खर्च होती है। बिजली का बिल तो भाई हर महीने देना पड़ता है, और अगर नहीं दोगे तो बिजली कट जाएगी। और उसका जो भी बिजली का कर रहे होते हो तो उसी वक्त ही आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है, या महीने के अंदर अंदर मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विद इन ए टैक्स पीरियड इसकी जो भी यूटिलिटी है वो मिल जाती है आपको। तो इसका मतलब है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। पेमेंट ऑफ लीगल फीस इन कनेक्शन विद बिल्डिंग एक्सटेंशन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक बिल्डिंग है, उसको आप बढ़ा रहे हो उसको, और बिल्डिंग की उस कनेक्शन के हिसाब से फिर आपने किसी वकील साहब को फीस पे की। अच्छा, बिल्डिंग जो है ना, उसे कहना चाहिए कि ये कॉस्ट बजाते खुद, मतलब एक कॉस्ट, मतलब इसको मैं कहूँगा एक लीगल फीस, ये बताया तो लीगल फीस है, वकील की फीस है। अच्छा, वकील की फीस बजाते खुद कैपिटल और रेवेन्यू का इससे तायुब नहीं किया जा रहा। इसका तायुब किया जा रहा है कि ये लीगल फीस है वो किस कंटेक्स्ट में पे की जा रही है, किस मकसद के लिए पे की जा रही है। ये पे की जा रही है एक बिल्डिंग के लिए, जो बिल्डिंग एक्सटेंशन, जो बिल्डिंग होती है, फिर वो हमारे पास मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हमें जो है वो बेनिफिट दे रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि बिल्डिंग हमारे पास मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उसको हमें बेनिफिट दे रही होती है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, जो हमें इसी तरह मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में लेकर हमें बेनिफिट देंगे, तो उसको आप कैपिटलाइज कर देते हो। इसे कहते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बिल्डिंग के कॉस्ट में शामिल हम कर सकते हैं इसको। प्रैक्टिकली वैसे ऐसा नहीं होता, आमतौर पर हम इस तरह नहीं कर रहे, लेकिन थ्योरेटिकली हम ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि अगर ये लीगल फीस जो है वो छोटी मोटी अमाउंट होती, तो उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, बिल्डिंग पे लेके नहीं जाते प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ये ऐसे ही होता है कि जैसे आप जब हम ऑफिस में होते हैं तो एक मिसाल के तौर पर, वैसे तो फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो कैपिटलाइज मतलब होता है, एसेट में जाता है। लेकिन फर्स्ट को एक छोटी सी कुर्सी आती है 500 रुपए की, ठीक है, तो आप बोलते हो यार इसको रिपेयर मेंटेनेंस में डाल दो, ये छोटा मोटा खर्चा है ना, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। आमतौर पे उसकी एक लिमिट बना दी जाती है कि यार कोई एसेट है, तो 50,000 रुपए का एसेट होगा तो उसको आप लेके जाएंगे। अब जैसे कीबोर्ड आ जाता है कंप्यूटर के लिए, तो अब कीबोर्ड आ गया 500 रुपए का,
फिर आप क्या करते हो, 500 रुपए के कीबोर्ड को उसको आप एसेट पे लेके नहीं जाते, हम तो रिपेयर मेंटेनेंस डाल के उसको खरीदी वाली खत्म कर देते हो। अच्छा, अगला है कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग एक्सटेंशन वाल विच हैड फॉलन डाउन। अच्छा, ये जो है ना, इसमें जो है ना, ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा जो मैंने अभी आपसे बयान किया। उसूली तौर पे जो आपने जो अ, एक दीवार है, जो आपकी जो एक एक्सटेंशन वाल थी, गिर गई। अब दोबारा आप बना भी दोगे तो वो जो वाल है वो तो आपको कई साल तक फायदे देगी। उसूली तौर पे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चलना चाहिए, काफी इसको हम कैपिटलाइज करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इन्होंने कहा यार वो एक पोर्शन है, सपोज टू बी हैव ए रिलेटिवली मतलब क्वाइट स्मॉल कॉस्ट, काफी कम कीमत लगी होगी इसके अंदर। तो आपको क्या इसको आप उसमें डाल दो, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दो। ये ऐसा ही है कि जैसे आप छोटा मोटा प्लस्तर करवा लेते हो, छोटी मोटी मरम्मत करवा लेते हो किसी भी चीज के अंदर, तो वो जो है आप में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले जाते हो। इनफैक्ट बिल्डिंग के हवाले से, मशीनरी के हवाले से एक टेस्ट ये भी है कि क्या उसकी वजह से उसकी यूजफुल लाइफ में इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर अगर आपने रंग सिर्फ सिर्फ रंगमंगी करवाया है, तो रंग करने से जो है ना किसकी कीमत के अंदर वो उसकी यूजफुल लाइफ में कोई इजाफा इस सच आमतौर पर होता नहीं है किसी भी, तो उसको रिपेयर मेंटेनेंस में ही यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही समझा जाता है। ठीक है। हाँ, अगर आप उसके अंदर कोई मेजर एक्सटेंशन कर दिया, आपने ऐसा काम कर दिया जिससे वो बिल्डिंग की लाइफ में इजाफा हो गया, तो फिर लगता है कि हाँ यार इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में ले गया। एक दीवार गिर गई, दीवार दोबारा बना दी, रिपेयर में इंटरेस्ट में मेरा ख्याल जाना चाहिए इसको, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही इस टर्म में इस्तेमाल होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस टू वेयर हाउस असिस्ट, असिस्टेंट्स। वेजेस तो जब भी होंगी ना, आ, आ, वो उसमें ही शामिल होगी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, इसके अंदर भी थोड़ा सा मकसद कई दफा हो सकता है, आप देख रहे हो कि ये देखो, इसने पे किया हुआ है वेयर हाउस असिस्टेंट को। वेयर हाउस के अंदर देखिए आपको गोदाम है, गोदाम के अंदर बंदे बंदे काम कर रहे हैं, तो रूटीन का काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर फर्ज करो कि ये हम सोच रहे होते कि ये जो कोई ऐसी लेबर है जो कंस्ट्रक्शन की लेबर है और बिल्डिंग में लग रही है, और बिल्डिंग में लगकर ऐसी काम कर रही है जिससे बिल्डिंग में लाइफ में इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो क्वाइट कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन में मैं सोच सकता था कि यार ऐसी वेजेस को, जो बुनियादी तौर पे वो वेजेस का ताल्लुक एक ऐसे एक्सपेंडिचर से है कि जिसकी वजह से वो जो उसकी लाइफ में इजाफा हो रहा है, तो मैं इसको कैपिटल करने की सोचता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की। इस कंडीशन में नहीं सोचूंगा मैं। परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज, मोटर व्हीकल खरीदी है बिजनेस यूज के लिए, ऑफ कोर्स मोटर व्हीकल तो बहुत दिन से चलेगी भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा इसमें तो कोई ज्यादा सोचने का सवाल नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग पेटेंट राइट्स। पेटेंट क्या होता है भाई? पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपको अ, कोई चीज बनाने की आपको वो मिल गई, एक बंदे ने जो है ना इसे वो बनाई थी। जैसे मैं बनाना सीख लूँ, मैं कंप्यूटर बनाना सीख लूँ, तो मैं अब आपने जो है ना फैक्ट्री बनाई है, तो आपने कहा भाई यासीन साहब, आपका कंप्यूटर मैं बना के भेज दूंगा, तो मैं आपको वो उसका पेटेंट फरोख्त कर दूंगा कि ठीक है बना सकते हो आप इस टेक्नोलॉजी पे जो मैंने बनाया हुआ है। तो आप उसमें से मुझे कुछ पैसे दे दिया करोगे, उसका पेटेंट आप खरीद लोगे। जब आप पेटेंट खरीदोगे तो मुझे मिसाल के तौर पे आप 1 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दोगे बस, दूंगा। तो भाई 6 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप, तो 6 साल के लिए आप उसको इस्तेमाल करोगे पेटेंट को। अच्छा, अब जो जो पेटेंट है वो एक बड़ी कॉस्ट होती है और एक से ज्यादा साल तक चल रही होती है वो।
तो उसको ऑफकोर्स कैपिटलाइज करना चाहिए इसी कंडीशन के अंदर। लीगल कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग डेट्स, अच्छा देखो ये भी लीगल कॉस्ट है, ठीक है, ऊपर भी लीगल कॉस्ट थी। ऊपर जो लीगल कॉस्ट थी वो कनेक्शन विद बिल्डिंग एक्सटेंशन थी, जिसके बारे में ये था कि बिल्डिंग को एक्सटेंड करेंगे, उसकी यूजफुल लाइफ में, इसकी यूटिलिटी में काबिल कदर इजाफा होगा, कैपिटल किया था। यहाँ पे भी लीगल कॉस्ट है, वकील की फीस है। लेकिन वो जो रिसीवेबल होता है ना, कलेक्टिंग डेट्स, उसको जो कलेक्ट करने के लिए, रिसीवेबल डेट्स यानी कि उधार जो दिया हुआ है, कलेक्ट कलेक्ट करना, उसको हासिल करना। तो जो उधारी पैसे दिए हुए हैं ना, उनको रिकवरी के लिए ना आपने एक वकील लगा, उससे नोटिस नोटिस भिजवाया उसको। तो ये तो रूटीन की कार्रवाई है आपकी अपनी, ये कोई 10 साल तक तो चलेगी नहीं, जो डेट्स दोगे उसी वक्त ही आ जाएगा आपके पास। तो ये फिर आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होना चाहिए। पेमेंट अगेंस्ट परचेज लाइसेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिया है जो लाइसेंस्ड है आपके पास। अच्छा इसके ऊपर जो है ना, मैं देख रहा हूँ नीचे इन्होंने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है। मैं इसको कहूंगा कि यार ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। वजह ये है कि जो लाइसेंस जब आप लेते हो ना आप परचेज का, और जब लाइसेंस का जब आमतौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो मेरी वो तजर्बा यही है कि लाइसेंस जो है ना वो हर साल रिन्यू होता है। यानी कि ये अगर फर्ज करो कि लाइसेंस होता है 5 साल का, मगर मतलब ये इस बात पे डिपेंड करता है। अगर ये लाइसेंस है 1 साल, हर साल रिन्यू होता है, हर साल पे करना पड़ता है, तो फिर तो मेरे हिसाब से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आपने कहा कि अक्सर प्रोग्राम होते हैं कि वो बोलते हैं भाई हर महीने जो हर साल जो है ना ये रिन्यू होगा, आप इसकी रिन्यूअल की फीस पे करेंगे। और अगर ये इस तरह का है कि जो आपने खरीद लिया, तो अब आपको या तो ये नहीं कि अब आपको 5 साल बाद ही इसके पैसे पे करने हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम विंडो खरीद लेते हैं। अच्छा एक होता है जैसे ये एंटीवायरस खरीद रहे हो, एंटीवायरस तो हर साल रिन्यू होता है। एक होता है आपने विंडो खरीद ली, तो विंडो जो है वो तो 5 साल के लिए या तकरीबन लाइफ टाइम के लिए हो रही होती है। तो और ऐसी कंडीशन में अगर खास तौर पे जब उसकी मतलब कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो, मतलब अहम कॉस्ट हो, बड़ी कॉस्ट हो, ऐसे आमतौर पे जो है ना ऐसी कितनी कॉस्ट बड़ी ज्यादा होती नहीं है विंडोज वगैरह, मतलब हमें ज्यादा लग रही होती है, वरना तो 40-50 हजार 30 हजार तक का ही मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको कैपिटलाइज करने का सोच सकते हैं। तो जैसे जहाँ जो इन्होंने जवाब लिखा हुआ है इसको इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तो मैं इसमें कहूंगा कि अगर भी हर साल अगर रिन्यू होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर ये मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए जैसे होता है विंडोज वगैरह के, तो ये फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो भाई हम क्या करें, बेचारा वो तालिब इल्म पूछता भाई मैं कहा जाऊँ, जब मुझे जो है सवाल आ जाएगा, तो मुझे तो आपने मार दी दोनों बातें कह के, आप तो निकल लिए आप तो साइड के अंदर, और कि भाई दोनों बातें सही है, तो मैं क्या करूँगा इम्तिहान में। तो ऐसी कंडीशन में मैं समझता हूँ इम्तिहान के अंदर ही करना हो तो मुमतहिन के लिए, खासतौर पे जो ICMA का पेपर है, तो उसके लिए तो एक आसान तरकीब मौजूद है कि वो उसमें दोनों लिख दे और उसके साथ वजह लिख दे। यानी मैं इसको इस तरह कहूंगा कि मैं लिखता कि पेमेंट अगेंस्ट परचेज, मैं एक नीचे लिखता है 2 जवाब लिखता, मैं लिखता ऑप्शन 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर वजह लिखता है एज्यूमिंग डेट के लाइसेंस इज बीइंग रिन्यूड एवरी ईयर, और फिर लिख देता एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द केस वेयर लाइसेंस is for one time or for more than one accounting period। तो दोनों लिख देता, तो उस पर मुझे यकीन है कि जो है ना जो एग्जामिनर है मुझे उसके पूरे पूरे नंबर दे देता मुझे। पूरे दिन तो आते तो देगा ही देगा। अच्छा इसने भी क्या दी, फॉलोइंग डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ इस्माइल ब्रदर्स, बोर्ड मशीन, डिस्पोज ऑफ मशीन, बोर्ड मशीन। इस सवाल को यार कल करते हैं। अभी थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा आपके इम्तिहान के अंदर ज्यादा करीब सवाल है। ऊपर वाला सवाल भी सही था, इस सवाल को इंशाल्लाह ताला कल करते हैं।